हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव विथ डब्ल्यूएच एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव विथ डब्ल्यूएच वर्ड। जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले वीडियो में पढ़ा हमने, उसी को हम यहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेटिव तरह से पढ़ेंगे कि उसका नेगेटिव में कौन सा वर्ड आता है और इंटरोगेटिव में कौन सा वर्ड होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा, वहां पे उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव वगैरह हम वहां पे नहीं बताए थे। आज हम इस वीडियो में आपको पूरे कंप्लीट नेगेटिव इंटरोगेटिव वगैरह बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि नेगेटिव कैसे बनता है। हमारा जो मेन स्ट्रक्चर था, अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारा जो मेन स्ट्रक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो था सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमने पढ़ा था। अब बात आती है कि इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, हमें सेंटेंस का ऑर्डर हमेशा फॉलो करते जाना है कि सेंटेंस चाहता क्या है। यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आना चाहिए, V1 और V5। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपको याद रखना है कि डू हमारा V1 होता है और डज क्या होगा, V5 होगा, जो इसके हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हम नॉर्मली कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने चलते हैं तो हमारे पास दो अलग से आ जाते डू और डज, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस में हमें कहीं नजर नहीं आते। कभी हम ऐसा नहीं देखते स्ट्रक्चर में कि डू और डज लगा करके बना दिया गया, लेकिन सेंटेंसेस हम बनाते हैं, लिखते हम आई डू एग्री। तो क्या करते हैं, ये इंफैटिक सेंटेंस हमारा हो जाता है। तो एक इंफैटिक चैप्टर है, वहां पे हम इसको ज्यादा डिटेल में करेंगे। तो नॉर्मली हम सेंटेंस बनाते हैं डू और डज के साथ, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब डू लगाते हैं तो सेंटेंस क्या होता है, मेरा इंफैटिक बन जाता है, जोरदार बन जाता है। जैसे जब जोरदार बनाने का मतलब हो गया, कह रहे हैं हम कि मैं भी, इस तरीके से सेंटेंस जो बनता है तब हम यूज करते हैं आई डू एग्री, मतलब मैं भी सहमत हूं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहला हम शुरू करने जा रहे हैं नेगेटिव कैसे बनाते हैं। पहले आपको हम बता दिए कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का यूज करेंगे। तो देखिए बताते समय यहाँ करेंगे, सब्जेक्ट पहले आएगा, देन आफ्टर डू और डज आएगा, देन नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट का यूज करेंगे, और अब आएगा V1। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको कि यहाँ पे मेरा V1 और V5 आता था, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिर्फ V1 आएगा। अब पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे ऐसा कि सर इसके साथ V1 और V5 आता था, तो यहाँ पे सिर्फ V1 क्यों, V5 कहाँ गया। तो V5 गया कहीं नहीं है, यहाँ पे हमारा V1 और V5 यूज है, V1 और V5 यूज है। तो आप इस तरीके से याद करेंगे, सब्जेक्ट डू और डज प्लस नोट। डू डज के तुरंत बाद आपका नोट आएगा और देन आफ्टर सिर्फ आपका वर्ब फॉर्म आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, जो होगा यहाँ पे। देखिए कि जब सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे, तो देखिए हम यहाँ पे कि जब सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे या कोई भी प्लुरल नाउन आएगा तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम डू का यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आएगा तो हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ये आपको याद रखना है कि डू हमारा प्लुरल होगा और डज हमारा सिंगुलर होगा। क्लियर। तो आइए देखें हम एग्जांपल्स। अगर लिखना हो मैं स्कूल नहीं जाता हूं, अगर इस तरह का सेंटेंस आपको लिखना हो तो करना कुछ नहीं, आई लिखना है और आई के साथ क्या आएगा, हमारा डू आएगा, देन नोट आएगा, फिर वर्ब आएगा आपका गो। और गो जब एक प्लेस के लिए यूज करते हैं हम तो गो टू स्कूल, तो हमारा टू प्रीपोजिशन आता है। क्लियर। तो जब भी आपको नेगेटिव बनाना होगा तो डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। जैसे हम देख ले, सी डज नॉट वांट टू
रीड, शी डज नॉट वांट टू रीड, वह पढ़ना नहीं चाहती है। शी आया तो हमारा ये डज हो गया, आई आया तो हमारा ये डू हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो हमें हेल्पिंग वर्ब पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, डू और डज यूज होगा। तो यहाँ भी हमने क्या किया कि जब इंटेरोगेटिव होता है तो क्या होता है कि इसका हम एक तरीके से याद कर सकते हैं कि वो क्या आगे सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के आगे क्या लगा होता है। जैसे क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है, क्योंकि क्वेश्चन है तो हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा डू और डज आएगा। यहाँ भी डू यू, बोलना और जानना। अब देखिए दो चीज है, अब यहाँ पे दो वर्ब्स है। जब दो वर्ब्स आए तो आप दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। जब दो वर्ब आए तो आप देखिए कि दोनों में पहले हो रहा है कौन। अब बोल रहा है आपसे क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं। अब दोनों में क्या होगा, पहले क्या होगा, जानना होगा, फिर होगा बोलना। तो ये मेरा फर्स्ट वर्ब आएगा और ये मेरा सेकंड वर्ब आएगा। तो पहले हम देखें, नो लिखें। डू यू नो, क्या आपको आता है अंग्रेजी बोलना। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है। अब देखिए किन्हीं लोग का यहाँ पे ये कंसर्न रहा होगा कि सर यहाँ पे हाउ टू क्यों। हम लोग जनरली याद रखना है कि एक जनरल एक रूल होता है कि अगर एक वर्ब आ गया हो हमारा, सॉरी जो भी वर्ब हम लिखें, अगर एक वर्ब आ गया तो जनरली इसके बाद आने वाला वर्ब टू प्लस वर्ब वन से जुड़ता है। जनरली ये रूल्स एक है कि वर्ब आए तो उसके बाद टू प्लस वर्ब वन आएगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स अगर आ जाएं तो हम टू के पहले हाउ लगाना जरूरी होता है। जैसे नो, टीच, नो, टीच एंड लर्न। याद रखेंगे कि जब कुछ ज्यादा नहीं करना है, नो, टीच और लर्न, अगर ये तीन वर्ब्स आपके आ जाते हैं तो सिर्फ टू से काम नहीं चलेगा, आपको क्या लगाना है, हाउ टू प्लस V1, क्योंकि ये बताता है कि कोई काम कैसे होता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इट मींस अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, क्या आपको आता है। तो ये तीन वर्ब आपको याद रखना है। इंटरोगेटिव समझ में आ गया कि सब्जेक्ट के पहले हमारा डू और डज चलाएगा जब हिंदी में आपको क्या लगाओ, और इस क्या का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे ये बात याद रखना है, क्या का मतलब यहाँ पे व्हाट नहीं निकाल लेना है कि व्हाट क्यों नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब व्हाट कभी नहीं होगा। ये सिर्फ कैसे पहचानेंगे कि व्हाट नहीं लगेगा, अभी भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कैसे इसे समझेंगे कि इसमें व्हाट नहीं लगेगा, सिर्फ डू से काम चल जाएगा। जो आपके क्वेश्चंस क्या से शुरू रहेंगे उसके जवाब या तो यस या नो में दिए जा सकते हैं। जब उसका आंसर अगर क्या से शुरू हो कोई क्वेश्चन, अगर उसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, तब उसे हम, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसे डू डज से हम शुरू कर सकते हैं। क्लियर? तो कभी भी अगर यस नो, जैसे आप देखिए क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, तो इसका जवाब हम दे सकते हैं यस या नो। लेकिन जब अब व्हाट वाली बात आती है कि व्हाट होगा तो क्या होगा, जब व्हाट होगा तो उसका जवाब समथिंग में आता है, कुछ। जैसे व्हाट डू यू नो, आपको क्या आता है, तब जवाब आएगा अंग्रेजी बोलना, जो यहाँ सेंटेंस में कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स अब समझ में आ गया होगा कि हम व्हाट का यूज कब करेंगे और कब मेरा हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा। जब सेंटेंस के शुरू में क्या लगा रहा है, क्या। जब उस क्वेश्चन का आंसर हमारा यस और नो में आएगा, तब हमारा जो भी सेंटेंस होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस जो भी होगा, तो उसका हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट के शुरू में आ जाएगा। जब उस क्वेश्चन का आंसर, सिर्फ इतना याद रखना है कि यदि क्वेश्चन का आंसर हमारा यस और नो में दिया जा सकता है, तब हम उसे व्हाट से शुरू नहीं करेंगे। उस तरह के सेंटेंसेस को हम उसके जिस टेंस में रहेगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट के पहले। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम कि इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं, जो अभी हमने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस सेम वही होगा। यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा आपका आएगा नोट। इट मींस जब सेंटेंस में नहीं रहेगा तो हम इसका यूज करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे बस इतना ही अंतर आता है, डू यू नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जाते हैं।
डज ही मीट यू ऑन मंडेज, क्या हुआ आपसे प्रत्येक सोमवार को मिलता है। अब जैसे ही प्रत्येक हम हिंदी में बोले तो ये सोचने लगे होंगे कि एवरी तो लगा नहीं, फिर प्रत्येक कैसे हो गया। तो एवरी नहीं, जब भी आपको ऑन प्लस डेज नेम होगा तो इसका मतलब होता है एवरी। क्लियर। जब भी ऑन प्लस डेज नेम यानी ऑन के बाद दिन का नाम प्लुरल फॉर्म में होगा, ये भी याद रखना है कि डे का नाम किसमें होगा, प्लुरल में। प्लुरल में होगा तो उसका मतलब होता है एवरी। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि अगर इन प्लस महीने के नाम अगर लगा दिया जाए तो उसका मतलब ये होता है, जैसे अगर बोल दे कि इन जनवरीज, इसका मतलब प्रत्येक जनवरी को। इन फरवरीज, प्रत्येक फरवरी को। तो देखिए अब, तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब देखिए कि हम WH वर्ड्स का भी यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जैसे क्या, कैसे, कब, इस तरह से सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो उसे हम WH वर्ड बोलते हैं। अब WH वर्ड्स होते क्या है, WH वर्ड्स बोलते हैं कि वैसे इंग्लिश के वर्ड्स जो W और H से शुरू होते हैं और उनका यूज हम लोग प्रश्न पूछने में करते, क्वेश्चन पूछने में करते, तो हमारा WH वर्ड्स होता है। तो आइए जैसे देखिए हु, हुम, व्हाट, व्हिच, हुज, हाउ, इस तरह के सेंटेंसेस हमारे WH वर्ड्स कहलाते हैं। तो आइए देखिए कि WH वर्ड्स से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। कि WH वर्ड्स में आपको करना कुछ नहीं, इससे भी हमारा दो तरह का सेंटेंस बनेगा। एक सिंपल WH इंटरोगेटिव होगा और दूसरा WH इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा। तो करना कुछ नहीं है, जो हमारा ये सेंटेंस होगा, सॉरी जो स्ट्रक्चर होगा इंटरोगेटिव का और इंटरोगेटिव नेगेटिव का, बस उसके पहले WH वर्ड आपको रख देना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम नेगेटिव वाले में क्या करना है, WH वर्ड प्लस डू डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा और फिर एक्स्ट्रा एक हमारा नोट आ जाएगा और इस तरह के सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो देखिए जरा एग्जांपल्स इसके हम। हाउ डू यू गो देयर, हाउ डू यू गो देयर, आप वहां कैसे जाते हैं। देखिए कुछ किए, अगर इसको आप मिटा दीजिए तो ये हो गया आपका डू यू गो देयर, क्या आप, सॉरी डू यू गो देयर, क्या आप वहां जाते हैं। तो सिर्फ इंटरोगेटिव था, इसमें हमने लगा दिए हाउ। तो देखिए फ्रेंड्स करना कुछ नहीं था, पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस लगा और जो भी WH वर्ड जो हिंदी में होता है, जैसे हाउ मतलब कैसे, हुज मींस किसका, व्हिच मींस कौन सा, उसे हम बस सेंटेंस के शुरू में जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स हम देखें, इससे पहले हमने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो और WH वर्ड्स हैं उनसे कैसे बनाते हैं। अब हमने आपको पहले तीन छुड़वा रखे थे, हु, हुम और व्हाट। अब देखेंगे कि इन तीनों का इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो आइए चले, यहाँ पे लिखा हु, हुम और व्हाट। अगर हिंदी की बात की जाए तो हु का मतलब होता है कौन। आई थिंक हिंदी अच्छा से आपको आता भी होगा, किसको, एंड व्हाट तो सबको पता है क्या। ये मेरा हिंदी होता है तीनों का। अब बात आती है कि हिंदी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है कि इसका यूज आखिर हम करते कहाँ हैं। हु बोल देते, सेंटेंसेज आप हु से बना लेते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम हु का यूज करते हैं तो इससे हमें क्या फाइंड आउट होता है, क्या पता क्या लगता है। क्लियर। तो देखिए हम यहाँ पे लिखा है हु, इट इज यूज टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम लोग हु का यूज करते हैं। एंड हुम, इट इज यूज टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम लोग हुम का यूज करते हैं। एंड व्हाट, व्हाट का यूज हम लोग दोनों चीज का पता लगाने के लिए करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। लेकिन कब, जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होगा। इट मींस लिविंग थिंग के लिए हम हु और हुम का यूज करते हैं और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। तो देखिए एक आध एग्जांपल हम जरा यहाँ पे। अगर एक बात हमें याद होना चाहिए कि अगर हु आ रहा है तो सबसे पहले हम एग्जांपल ना देके हम सबसे स्ट्रक्चर देख ले कि एक स्ट्रक्चर क्या बनेगा। चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यहाँ डिफाइन कर रहे थे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसे देखेंगे ऐड करके कि उस स्ट्रक्चर में कहां फिट बैठेगा। हु प्लस क्या आएगा, डू और डज आ सकता है। अब देखेंगे चूंकि हु
सब्जेक्ट का पता लगाता है तो हु के बाद हम डू और डज नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे V5 लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर? हु V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि हिंदी आपका क्या होगा यहाँ पे। अब इसका हिंदी अगर कोई ट्रांसलेशन की बात करे जाए कि इससे हमारा कौन सा सेंटेंस बनेगा, किस तरह का सेंटेंस बनेगा, तो जैसे लिखे हु टीचेज यू, हु टीचेज यू, आपको कौन पढ़ाता है, आपको कौन पढ़ाता है। तो दिस इज योर सेंटेंस हु टीचेज यू। ये क्वेश्चन हुआ आपको कौन पढ़ाता है। अब इसका अगर हम आंसर देने की बात करें कि अगर आंसर इसका दिया जाए तो आंसर क्या होगा कि हु टीचेज यू, आप उसका जवाब देंगे समवन, इट मींस किसी टीचर का आप नाम लेंगे कि वो हमें पढ़ाते हैं। तो जो सेंटेंस इसका आंसर आएगा, जैसे लिखे मिस्टर राम टीचेज मी, मिस्टर राम टीचेज मी। अब इसमें नया वर्ड कौन आया आपका, मिस्टर राम, जो कि सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर? तो हु का यूज हम लोग V5 के साथ करेंगे तो इसका मतलब होगा कौन, मतलब क्या होगा इसका, कौन। क्लियर? तो देखा जाए कि हु के साथ हम V5 लगाते हैं, आपको प्रत्येक बुक, जो भी बुक पढ़ेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा कि हु टीचेज यू, हु अब्यूजेज यू। बट कभी आप सोचे कि अगर V5 यूज हो सकता है हु के बाद, तो हु के साथ V1 का भी तो यूज हो सकता है। अब देखिए कि अंतर क्या आएगा, ये आपको किसी भी बुक में लिखा नहीं है कि हु के बाद हम V1 का यूज करते हैं। तो हम आपको यहाँ पे ये भी बताने जा रहे हैं कि अगर हु के साथ हम V1 का यूज कर दे तो क्या होगा। अगर आपको बोलना हो या किसी से क्वेश्चन करना हो कि आपको कौन कौन पढ़ाता है, हु टीच यू इंग्लिश, और एक सेकंड सेंटेंस हम लिखे हु टीचेज यू इंग्लिश। अब देखिए आपके पास दो सेंटेंसेज है जिसमें टीच लगा हुआ है और एक में टीचेज लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि अच्छा तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में अंतर क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं अंतर क्या है। जब V1 होगा, ये आपका V1 है और यहाँ पे आपका V5 है, ये प्लुरल है, ये आपका सिंगुलर है। तो जब आप बोलते हैं कि हु टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ पे इसका हिंदी होगा कौन कौन। इट मीन्स जब हु प्लस V1 होगा तो इसका मतलब होता है कौन कौन। इट मीन्स आपको कौन कौन इंग्लिश पढ़ाते हैं। देयर मस्ट बी 2 और 4 टीचर्स जो आपको इंग्लिश पढ़ाते होंगे, तो उनके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। सेकेंड सेंटेंस देखें हम, यहाँ पे लिखा टीचेज, यहाँ पे होगा सिर्फ कौन। जब हु प्लस V5 होंगे तो इसका मतलब होगा कौन, ये आपको सिंगुलर बताएगा। हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ एक टीचर का नाम यहाँ पे, सपोज मान लीजिए द टीचर इज राम। ओके, हु टीचेज यू इंग्लिश, राम एक टीचर है, तो यहाँ पे हम टीचेज लगाए तो सिर्फ एक टीचर होंगे आपके। और जब टीच लगाए इट मीन्स देयर मस्ट बी 2 और 4 टीचर्स और मोर देन 1, इट मीन्स 2 3, राम, रमेश एंड मे बी मोहन, जो भी होंगे आपके। तो जब टीच लगेगा तो प्लुरल होगा और जब टीचेज लगेगा तो सिंगुलर होगा। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हु में कि V5 आएगा तो क्या होगा और V1 आएगा तो क्या होगा। तो अब देखिए सेकेंड, हम सेकेंड देखिए कि हुम का यूज हम लोग कैसे करेंगे। अभी हमने लिखा आपको कि हुम का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते, तो हम यहाँ पे देखेंगे हुम का ऑब्जेक्ट के जैसा कैसे यूज करेंगे। तो जब हुम आएगा, अब देखिए यहां पे, सॉरी, जब हुम आएगा
अब whom आएगा तो ये ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें हमारा डू और डज आएगा। फिर चूंकि ये ऑब्जेक्ट का पता लगा रहा है तो सब्जेक्ट भी आएगा। एंड देन जब डू डज आ गया तो हमारा V1 आएगा। और यहां पे हम स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, चूंकि ये ऑब्जेक्ट हमको बताएगा, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के जगह ही क्या लगा दे, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कि इस स्ट्रक्चर का यूज कैसे करेंगे, हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करेंगे। जैसे लिखा हो whom do you teach। अब यहां पे whom का मतलब होता है किसको, whom का मतलब क्या होता है, किसको। whom do you teach, आप किसको पढ़ाते हैं, हाँ किसको पढ़ाते हैं। क्लियर। तो whom का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख ले। whom does she abuse, वह किसे गाली देती है। तो डू और डज कैसे आएगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा डू और डज आएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज और प्लूरल होगा तो डू। आई डोंट थिंक अब ये कोई प्रॉब्लम आपको आगे क्रिएट करेगा। तो अब आते हैं फाइनली लास्ट पे हम व्हाट पे, जो कि थोड़ा सा हम यहाँ पे कंफ्यूजन सा लग रहा होगा कि इसका यूज हम लोग दोनों चीज के लिए करते हैं, सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए भी करते हैं और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए भी करते हैं। कब, जब ये नॉन लिविंग थिंग होते हैं। जब ये नॉन लिविंग थिंग होंगे तब हमारा ये सब्जेक्ट भी बताएगा और ऑब्जेक्ट भी बताएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए हम कि व्हाट का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कैसे करते हैं। तो देखिए हमने लिखा सब्जेक्ट जब पता लगाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर सी बात है कि अगर सब्जेक्ट हमें फाइंड आउट करना है, जब वो नहीं होगा तभी हम फाइंड आउट करेंगे। इट मींस उसी चीज को हम फाइंड आउट करते हैं जो हमारे सेंटेंस में नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट का पता लगा रहे तो स्ट्रक्चर में भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा और सेंटेंस जो हमें मिलेगा उसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये बात याद रखना है कि व्हाट का यूज हम लोग नॉन लिविंग थिंग अगर हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। जब सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा होगा कि मेरा व्हाट आएगा और V1 V5 जो भी हमने आपको बताया। जनरली हम लोग V5 का यूज करते हैं, लेकिन समटाइम्स आप V1 का भी यूज कर सकते हैं। आए ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, तो जब ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में नहीं होगा तो उससे हम पता लगाएंगे। अब देखिए कि ये दोनों से हमारा सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं। अब इसका जो अब जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा हमारा। जैसे सपोज मान लीजिए हम इसका आंसर दे आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। तो देखिए जब हम यू से किसी को क्वेश्चन करते तो उसका जवाब वो क्या देता है, आई में देता है। आई से शुरू किया सेंटेंस को, आई रीड अ बुक, नई चीज क्या आई हमारी, बुक, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेकंड में आए व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको कौन सी चीज खुशी देती है। अब देखें व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कौन सी चीज आपको खुश करती है, खुशी देती है। हंसना मुझे खुश करता है, या कुछ और लिख सकते हैं बुक्स मेक मी हैप्पी, किताबें मुझे खुश करता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस आ रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट नया चीज आया है, बाकी मेरा सारी चीज उसी सेंटेंस से लिया गया है। तो इट मींस इस तरह के सेंटेंसेज में हमें सब्जेक्ट मिल रहा है और ऊपर के सेंटेंसेज में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो आज हम आपको बताए इंटरोगेटिव सेंटेंस की कितने तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहला मैं बताया यहाँ पे आपको कि जब सेंटेंसेज हमारा यस नो में आंसर दे देगा तो उस सेंटेंस को हम लोग डू डज पहले रख करके बनाते हैं। फिर दूसरा आया कि हम इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, WH वर्ड से हु, हाउ, व्हाट, हुम, व्हिच, इस तरह के सेंटेंसेज हम कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेज आपको ज्यादातर सारे टेंस में आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं पहले वाले टेंस में जितना ज्यादा डिटेल हो सकता था मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की।
नेक्स्ट टेंस में मैं थोड़ा ब्रीफ रखने की कोशिश करूंगा। ये पहला टेंस था, इसलिए इसमें हमने आपको डिटेल रखा। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।